डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। होस्ट शब्द सुनकर विनय को लगा कि यह उसके लिए एक बड़ी परेशानी थी। उसने अपना सिर घुमाया और बहुत ही कड़वी नजर से आयान को देखा। उसकी आंखों में एक सांप जैसी उदास रोशनी फूट पड़ी और वह बिना एक शब्द कहे जल्दी से बाहर चला गया। जब विनय चला गया तो उसकी आंखों में राक्षसी नफरत जाहिर तौर से आयान द्वारा देखी गई थी। हालांकि आयान ने अपने दिल में बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। जैसे शेर भेड़ों के उकसावे की परवाह नहीं करता, वैसे ही विनय को अब आयान से कोई खतरा नहीं है। यहां तक कि विरायण जैसे 9वें रैंक के टॉप पावर हाउस को भी उसने तलवार के नीचे काट दिया और विनय एकमात्र नॉर्मल लड़का था और वह उसकी नजर में नहीं था। जैसे ही आयान अमृता की साधना करने की राह पर आगे बढ़ा, उसे अपने जीवन में स्पेशल होना तय था। इससे पहले कि वह जानता, आयान की मानसिकता में एक छोटा बदलाव आया था। अमृता की साधना करने का तरीका आकाश के खिलाफ जाना है। भगवान देवताओं को रोकते हैं और मारते हैं, बुद्ध को रोकते हैं और मारते हैं। मैं राजा हूं, इसलिए मैं ही हूं। और जब विनय ने गंदे कपड़े पहने हुए छोड़ा तो आयान और अन्वी रॉय भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींचने लगे। उत्तर प्रदेश मिडिल स्कूल के अमीर बच्चों का ग्रुप उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। जैसे चांद को पकड़े हुए स्टार्स उनके चेहरों पर तारीफ और यहां तक कि चापलूसी वाली मुस्कान थी। बाईं ओर वाक्य मास्टर आयान और दाईं ओर वाक्य भाई आयान। आयान ने इसे आसमान की ओर उठाया, लेकिन आयान इन तारीफों को पाकर फूला नहीं समाया और अपना पहला नाम और अंतिम नाम भूल गया। 1 साल पहले जब उसने मैथ में नेशनल ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीता तो उसके क्लासमेट्स ने हर संभव तरीके से उसकी चापलूसी की। हालांकि जब वह बीमार हुआ तो उसके ग्रेड गिर गए, लेकिन वह 1 साल के लिए अंधा हो गया और किसी ने उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। खराब समय के इस वर्ष आयान अपने साथियों की तुलना में मानव दुनिया को बेहतर ढंग से देख सकता है। जिस तरह से ये अमीर बच्चे उसकी चापलूसी कर रहे थे, उसे देखकर आयान अपने दिल में हंसा, लेकिन उसने उनकी घमंडीपन को दोष नहीं दिया, क्योंकि यह दुनिया ऐसी ही है। जब आप बदल नहीं सकते तो आप केवल पहले हिसाब से कर सकते हैं। कमजोर मजबूत को खा जाता है, सबसे अच्छा जिंदा रहता है। ये इस संसार का सबसे कठोर नियम है। इस समय भीड़ के बीच में आयान और अन्वी रॉय को देखते हुए रिया की आंखें बेहद धुंधली थीं और यहां तक कि एक छोटी बहू की तरह खोने की भावना को जन्म दिया। अचानक आयान अन्वी रॉय को अपनी ओर खींच लाया। ये सीन देखकर रिया थोड़ा कांप उठी। उसे चिंता और बेचैनी होने लगी। अचानक आयान ने अन्वी रॉय के सामने उसका हाथ पकड़ने की पहल की। आयान के हाथों में टेम्परेचर महसूस करते हुए रिया शर्मिंदा हुई, लेकिन उसने मना नहीं किया। अन्वी, यह रिया है, ये मेरी है। आयान रुका, एक गहरी सांस ली और जारी रखा। यह मेरी प्रेमिका है। उसकी आवाज मधुर और शक्तिशाली और ऊंची है। हालांकि इससे पहले दोनों ने क्लब में सबके सामने इस रिश्ते का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब ये शब्द सुनने के बाद रिया को अभी भी अपना चेहरा लाल और गर्म महसूस हुआ, लेकिन वह फिर भी खुश थी। दूसरी तरफ अन्वी रॉय ने यह सुनने के बाद वह मुस्कुराई और बोली, आयान, जब मैं अभी आई तो मैंने इस सुंदरता को देखा। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आपकी प्रेमिका होगी। इसके साथ अन्वी रॉय ने उदारता से रिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपसे थोड़ी बड़ी होना चाहिए, बस आपको सिस्टर रिया कहें। आप आयान की प्रेमिका हैं, इसलिए जाहिर तौर से मैं भी आपकी दोस्त हूं। जब रिया ने ये शब्द सुने तो उसने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अन्वी रॉय में एक बड़े स्टार की हवा होगी, जैसे कि वह एक पड़ोसी लड़की हो। उसने भी खुशी से अपना हाथ बढ़ाया और अन्वी रॉय के साथ बातचीत शुरू कर दी। दोनों लड़कियां बातें करती रहीं और ज्यादा से ज्यादा खुश होती गईं। उन्हें कई शौक में नॉर्मल जमीन मिली। पहली नजर में जैसे कि वे कई सालों से अच्छे दोस्त थे, उन्होंने सीधे एक दूसरे को अपनी बहनें मान लिया और वे भूल गई कि वो आज पहली बार मिली है। लगभग आधे घंटे बाद रात के 10 बजे से अधिक हो गए और वे अमीर बच्चे भी एक के बाद एक चले गए।
कुछ समय के लिए केवल आयान, रिया और अनवी रॉय ही क्लब में रह गए थे। अनवी रॉय ने अपने मोबाइल फोन पर नजर डाली और अपनी जीभ को चंचलता से बाहर निकालते हुए कहा, ओह, मैंने अभी अभी रिया से बात की है, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि सिस्टर शालिनी ने मुझे जल्दी करने के लिए कई कॉल किए हैं। आयान, मैं आज बहुत खुश हूं। मैंने अपने साथियों के साथ इस तरह से लंबे समय तक नहीं खेला है। जब मैं खाली हो जाऊंगी तो मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगी। ओह ठीक है, मैंने पहले ही रिया को अपनी बहन के रूप में पहचान लिया है। यदि आप उसे माफ करने के लिए कुछ भी करने की हिम्मत करते हैं तो मुझे आपके साथ बुरा होने के लिए दोष न दें। इसके साथ अनवी रॉय ने आयान को एक छोटी मुट्ठी लहराई, लेकिन उसके पास कोई रोकने वाली ताकत नहीं थी, लेकिन लोगों को मासूम और प्यारा महसूस कराया। लेकिन जब रिया ने ये शब्द सुने तो उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह बेहद शर्मीली हो गई। आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अनवी, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे लिए बाहर सेफ नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। कोई जरूरत नहीं, पिछली घटना के बाद फैमिली ने बॉडीगार्ड को भेज दिया है। अनवी रॉय ने कहा, अपना मोबाइल फोन निकाला और एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। आधे मिनट के बाद काले सूट में दो आदमी बैंक्वेट हॉल के इंटर गेट से अंदर चले आए। उनमें से दोनों लगभग 30 साल के हैं। वे साधारण हैं, भीड़ में छिपे हुए हैं, वे उनकी ओर देखते भी नहीं हैं। हालांकि आयान ने पाया कि दोनों लोगों के सिर ऊंचे उभरे हुए थे और वे जाहिर तौर से आंतरिक मार्शल आर्ट के मास्टर थे। उनके शरीर की मांसपेशियां ज्यादा बड़ी नहीं थीं, लेकिन वे बहुत अच्छे से संतुलित और मेल खाती हुई लग रही थीं। जब वे चलने लगे तो हर कदम पहले से नापा हुआ और बेहद सटीक लग रहा था, और उन दोनों की आंखें समय समय पर आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन कर रही थीं, 6 दिशाओं को देख रही थीं, सभी दिशाओं को सुन रही थीं, और समय समय पर उनमें से चमकीली रोशनी दिखाई दे रही थी। आयान उन दोनों पर एक हल्की सी ऊर्जा भी महसूस कर सकता था। केवल वे ही इस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने अपने हाथों में खून देखा हो। मास्टर, पूर्ण मास्टर। जैसे ही ये दोनों दिखाई दिए, आयान पर दबाव 9वीं रैंक के शिखर पर विरायण जितना अच्छा नहीं था, लेकिन यह चिराग के फैमिली के 7वें रैंक में भूपेंद्र की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। और आयान ने यह भी देखा कि अनवी रॉय अभी अपने फैमिली द्वारा भेजे गए बॉडीगार्ड के बारे में बात कर रही थी। अनवी रॉय की सेफ्टी की रक्षा के लिए अपनी इच्छा से ऐसे 2 मास्टरों को भेजने में सक्षम होना यह साबित करने के लिए काफी है कि उसका फैमिली असाधारण है। यह देखकर कि अनवी रॉय की सेफ्टी की गारंटी थी, आयान ने भी राहत की सांस ली और अब उसे भेजने पर जोर नहीं दिया। अनवी रॉय के जाने के बाद बड़े डिनर हॉल में केवल आयान और रिया ही बचे थे। दोनों ने अवचेतन रूप से एक दूसरे को देखा, जैसे कि इनविजिबल चिंगारियां हवा में घूमती हुई हों। रिया ने अचानक नजरें फेर लीं, उसका सुंदर चेहरा लटक गया। उसने फिर से आयान को देखने की हिम्मत नहीं की। उसका दिल हिरण की तरह धड़क रहा था। थोड़ी देर के लिए इवेंट प्लेस का माहौल थोड़ा शांत हो गया। एक पल सोचने के बाद आयान ने अचानक रिया को सीरियसली से देखा और गहरी आवाज में कहा, वह रिया, मेरे पास एक जरूरी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। आयान के अतुलनीय रूप से सीरियस आवाज को महसूस करते हुए रिया का दिल थोड़ा हिल गया और उसके दिमाग में वह सीन याद आ गया जिसमें उसने अपना हाथ दबंगई से उठाया और उन दोनों के बीच के रिश्ते को अभी अभी सबके सामने कबूल किया। इस समय रिया को केवल यह महसूस हुआ कि उसके दिल में पसंद नाम का बीज तेजी से अंकुरित हो रहा था, जैसे कि प्यार नाम का फल खिलने वाला था। आयान को करीब से देखते हुए उसने चुपके से अपने दिल में कहा, क्या आयान सच में खुद को कबूल नहीं करने जा रहा है? क्या तुम उससे सहमत हो या उससे वादा करो? एक पल के लिए सोचने के बाद रिया की खूबसूरत आंखों में धुंध का एक बादल उठ गया और वह वसंत के अंकुरण का इंतजार कर रही थी, जो बहुत ही अट्रैक्टिव था। इसके तुरंत बाद उसने एक छोटे मच्छर की आवाज में कहा, आयान, तुम बस जो तुम कहना चाहते हो और मुझसे पूछो कि। और उसकी आंखों का कोना अभी भी चुपके से आयान को देख रहा था। उसके पतले हाथ ने उसके कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ लिया,
जैसे कि वह किसी चीज की उम्मीद कर रही हो। अहम। आयान ने हल्की खांसी की और फिर सीरियसली से कहा, रिया, जब तुम अभी डांस कर रही थी तो तुम अचानक बीमार हो गई। आखिरी उपाय के तौर पर मैंने तुम्हारी सहमति के बिना सबके सामने तुम्हें चूमा, जिससे हर कोई हमारे रिश्ते को गलत समझे। रिश्ता? मुझे बहुत दुख है। अगर तुम नाराज हो तो तुम मुझे पीट सकती हो और डांट सकती हो। तुम कुछ दिनों में सबको बता भी सकती हो कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। मैं जरूर से तुम्हारी सम्मान को प्रभावित नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे यही बताना चाहती हो? रिया की आवाज बेहद कांप उठी, जो न विश्वास करने वाली थी। अगले ही पल उसके चेहरे पर वसंत की भावना गायब हो गई और ठंड की एक परत तुरंत ढक गई। हाँ, आयान ने उसकी अजीबता पर ध्यान नहीं दिया और धीरे से सिर हिलाया। अचानक अपनी बूढ़ी महिला के व्यवहार की परवाह किए बिना रिया ने आयान को एक सफेद आंख से घूरा, अपने चांदी के दांत पीसे और गुस्से से कहा, आयान, तुम बहुत बड़े कमीने हो, बहुत बड़ी बेवकूफ हो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। ये कहते हुए रिया पीछे देखे बिना डिनर हॉल से बाहर निकल गई। हालांकि इस समय आयान मासूम दिख रहा था, पूरी तरह से हैरान था कि उसने रिया को कहां नाराज किया। वह सच में खुद से दोस्ती तोड़ना चाहती थी। इस समय महान अमर आत्मा विदुरदेव की आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी, आयान, तुम इस देवता पर लगभग पागल कर चुके हो। यह पहली बार है जब तुमने अपने जैसे इस देवता को देखा है। तुम्हारे जैसे समझ से बाहर है, जैसे किसी सख्त लकड़ी के लाठियां का मुखिया। बात समझ में नहीं आ रहा है। विदुरदेव, आपका क्या मतलब है? महान अमर आत्मा विदुरदेव ने जो कहा, उसे सुनकर आयान उलझन में पड़ गया। तुम बच्चे, तुम सच में अकेले रहने के लिए किस्मत में हो। छोटी लड़की की भावना जाहिर तौर से तुम्हारे कबूलनामे का इंतजार कर रही है, लेकिन तुम उनके साथ रिलेशन से छुटकारा पाने के लिए खुश हो। क्या तुम्हें लगता है कि वे नाराज नहीं हो सकते? मुझे लोहे से नफरत है, लेकिन स्टील से नहीं, उनकी आवाज से। आह, विदुरदेव, तुमने कहा कि रिया मुझे पसंद करती है। आयान हकलाया, जैसे कि उसे विश्वास नहीं हुआ। यह सच में पागल करने वाला है। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करती तो वह आज यहां डिनर के लिए क्यों आई? उसने दूसरे लोगों के डांस के बुलावे को भी मना कर दिया और उसने तुम्हें खुद बुलाया। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम्हारे उसे चूमने के बाद वह वहीं पलट सकती है। विदुरदेव, तुमने जो कहा उसके हिसाब से मैंने कुछ नहीं छोड़ा और मैंने रिया को पूरी तरह से नाराज कर दिया। आयान ने झुंझलाते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो रिया जैसी लड़की को कैसे प्यार नहीं किया जा सकता, और उसके पास न केवल एक सुंदर चेहरा है बल्कि एक साफ दिल भी है। इस डर से कि आयान शुरू में घायल हो जाएगा, रिया भी उसके सामने खड़ी हो गई। अपने नाजुक शरीर का उपयोग करके चिराग की फैमिली द्वारा किए गए सीक्रेट हमले का विरोध करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके प्यार के कारण आयान ने पीछे रहने की हिम्मत नहीं की। इस डर से कि एक बार उसने सीमा पार कर ली तो नॉर्मल दोस्त भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब महान अमर आत्मा विदुरदेव के बताने के बाद आयान रिया के इरादों को समझ गया। सच में यह मामला बिना किसी मोड़ के नहीं है। महान अमर आत्मा विदुरदेव ने अचानक कहा, देवता के हिसाब से वह छोटी लड़की अभी भी अपने दिल में तुम्हें पसंद करती है। जब तक तुम थोड़ा सा मनाओ, तुम उसके दिल को बहाल कर सकते हो। आयान, वह लड़की लाखों वर्षों में एक बार गहरे आइस पावर की बॉडी है। यदि आप उसके बॉडी और पावर के साथ साधना कर सकते हैं तो न केवल यह उसकी सिचुएशन का इलाज करने में सक्षम होगा, बल्कि यह आपके साधना लेवल के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। और मुझे डर है कि यह सीधे बॉडी पावर 8 या 9 को अच्छा करने में सक्षम होगा। यदि आप भाग्यशाली हैं तो सीधे नींव निर्माण समय में आगे बढ़ना इम्पॉसिबल नहीं है। अहम। एक लड़का और लड़की की शक्ति का मिलकर साधना करना, ऐसा सुनकर आयान के चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई दी, लेकिन उसके दिमाग में वह रिया के नाजुक गुलाब जैसे होठों को याद करने से नहीं बच सका। नरम और नम, ऐसा लगता है कि पिछले किस की सुगंध अभी भी खत्म नहीं हुई है। थोड़ी देर बाद आयान तुरंत डिनर हॉल में चले गए। पीछे के पहाड़ में आध्यात्मिक रूप से जोरदार पूल की ओर बढ़ गए। जब वह लंबे समय तक पूल में डुबकी लगाता रहा तो उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं और वह प्रैक्टिस करने लगा। वह अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकता था और उसके बगल में बादल और धुंध थे, जैसे कोई परी हो। मूल रूप से
अयान के अनुमान के अनुसार इस पूल में प्रैक्टिस करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, इससे पहले कि वह बॉडी पावर बदलाव के चौथे लेवल तक पहुंच जाए। लेकिन इससे पहले उसके और रिया के बीच उस प्यारे किस ने रिया के शरीर में रहस्यमय बॉडी पावर को उसके बॉडी पावर सेंटर में बॉडी पावर को जैसा करने के लिए प्रेरित किया। अब आयान पहले से ही बॉडी पावर बदलाव के तीसरे लेवल के शिखर पर है। जब तक वह सिकाड़ा पंख की तरह अंतिम पतली फिल्म को भेदता है, वह एक कदम आगे जाकर बॉडी पावर बदलाव के चौथे लेवल में इंटर करने में सक्षम होगा। इससे पहले कि वह जानता, आयान जो प्रैक्टिस के लिए समर्पित था, एक बहुत ही रहस्यमय सिचुएशन में प्रवेश कर गया। जैसे कि दुनिया में सब कुछ गायब हो गया था और मैं सब कुछ भूल गया था। इस सिचुएशन को बौद्ध धर्म में एपिफनी कहा जाता है, जबकि प्राकृतिक साधना में इसे मनुष्य और प्रकृति की एकता कहा जाता है। एक निश्चित क्षण में साधक ने पूरी दुनिया को शारीरिक और मानसिक रूप से महसूस किया। यह किसी के लिए मिलने का अवसर है, लेकिन तलाश नहीं। इस सिचुएशन में साधना का एक क्षण सामान्य से 100 गुना अधिक कर सकता है। यहां तक कि विदुरदेव जो अमर आत्मा हैं को भी इस अवस्था में साधना करने के लिए पहले से धूप जलाना और स्नान करना पड़ता है, और वे ईमानदार हैं। लेकिन अब यह देखकर कि आयान इतना आसान है, वह इस अवस्था में आ गया है जिसका एक साधक सपना देखता है। सच में उसके दिल से जलन हुई और उसने चुपके से कहा, मुझे नहीं पता कि आयान में ऐसा क्या अजीब है। वह आम तौर पर एक एल्बम की तरह है और वह लड़की के दिमाग को भी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन साधना के लिए योग्यताएं अद्भुत हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। हालांकि आयान ने अभी भी अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, लेकिन उसकी मांसपेशियां और हड्डियां अचानक गरजने लगीं, एक के बाद एक पॉप करते हुए, जैसे कि गरज और पटाखे। अब उसकी गर्दन से लेकर उसकी रीढ़, टेलबोन, घुटने, टखने, उसके शरीर के सभी जोड़ धीमी आवाज में गुनगुना रहे थे, जैसे कि एक जादुई खाई से बाहर निकल रहा हो। अचानक इस जल कुंड में आत्मा का झरना एक रहस्यमय शक्ति से प्रेरित लग रहा था और यह उबलने लगा, और कुछ किलोमीटर के भीतर पृथ्वी की जीवन शक्ति भी पागलपन की तरह आयान के शरीर में भर गई। इस समय आयान के दिमाग में एक बेमिसाल रूप से भारी, स्थिर और गतिहीन शक्ति उठी। जिस समय महान अमर आत्मा विदुरदेव ने अपने 4 आत्माओं और देवताओं के शक्ति को पारित किया, उसे तुरंत सफेद बाघ की शक्ति का एहसास हुआ, जो मारने और फैसला लेने की ताकत देता है। बाद में अंडरग्राउंड रिंग में 7 स्टार ड्रैगन एबिस तलवार की मान्यता पर भरोसा करते हुए आयान ने अभिमानी नीले ड्रैगन की शक्ति का एहसास किया। अब जब आयान ने बॉडी पावर के बदलाव करने के 4 लेवल एरिया को पार किया, तो वह पानी और मिट्टी के जंक्शन पर था। इनविजिबली बेसाल्ट की शक्ति को जगाया। आकाश की 4 आत्माएं, हरा ड्रैगन जिंदगी और मौत का स्वामी है, लकड़ी से जुड़ा हुआ है। सफेद बाघ हत्या का स्वामी है। सोना लाल पक्षी चालाकी का मालिक है, जो आग से जुड़ा हुआ है। लेकिन उत्तर दिशा का रक्षक नाम का एक पौराणिक जानवर ज्यादा विशेष है। लेकिन 5 तत्वों में से इसमें कछुए और सांप की शक्तियां मिलती है। एक ही समय में पानी और मिट्टी की 2 शक्तियां मिलती है। पुरानी कहानियों में रक्षक देवता पानी का देवता है, जो उत्तरी सागर में रहता है, और कछुए लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, इसलिए रक्षक देवता अमृता का प्रतीक भी बन गया है। और मानवों की दुनिया भी उत्तर में है, इसलिए यह उत्तर का देवता है। रक्षक देवता अंधेरे में भी हस्तक्षेप कर सकता है, इसीलिए यह बाकी 3 आत्माओं से अलग है। इसे उत्तर दिशा के रक्षक देवता को रक्षक महान सम्राट कहा जाता है और प्राकृतिक साधना द्वारा पूजित एक देवता है। इसीलिए रक्षक न केवल कछुओं और सांपों के शक्ति संयोजन का प्रतीक है, बल्कि अमृता में सर्वोच्च रक्षक महान सम्राट का भी प्रतिनिधित्व करता है और बेहद महान है। इस समय आयान के दिमाग में एक बड़ा बेसाल्टिक जानवर दिखाई दिया, जिसमें एक काला शरीर, एक ड्रैगन का सिर, एक कछुए का शरीर, एक सांप की पूंछ और उसके पिछले शरीर पर एक रहस्यमयी निशान बना था। लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे नॉर्मल लोग आसानी से पहचान सकते थे। वह रक्षक बीच हवा में तैर रहा था। वो बिल्कुल शांत था, लेकिन इसने लोगों को अरबों टन की ताकत का एहसास कराया। आकाश को कुचलने
और पृथ्वी को चकनाचूर करने की कोशिश की। एक समय के लिए आयान का शरीर और दिमाग पहले कभी नहीं देखे गए सदमे में था, जैसे कि एक बार रक्षक दिखाई देने पर यह दुनिया को अलग कर देगा और इंडिया की पुरानी जमीन डूब जाएगी। इस समय उत्तरी आकाश में 7 सितारे, जिन्हें रक्षक देवता से जोड़ा जाता है, स्थान, लड़ाई, बैल, महिला, ऊर्जा सी, खतरनाक, कमरा और दीवार अचानक से टिमटिमाने लगे, जैसे कि उन्हें आयान के साथ एक रहस्यमय एहसास हुआ हो, और 7 सितारे अंधेरे में आयान के शरीर में समा गए। इस समय आयान को केवल यह महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ टूट गया है। इसके तुरंत बाद ब्रह्म नदी के किनारे से निकलने वाली या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी एक शक्तिशाली शक्ति उसके शरीर शक्ति के केंद्र में फट गई और एक बिल्कुल नए आराम की भावना आई, जिससे उसे गाने की इच्छा हुई। थोड़ी देर बाद जब आयान ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अटूट विस्फोटक शक्ति थी। हा हा हा, आयान, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। तुम इतने कम समय में बॉडी पावर बदलाव के चौथे लेवल को तोड़ सकते हो और तुमने बेसाल्ट की शक्ति का एहसास किया है। यदि ऐसा है तो तुम जादुई शक्ति के मंत्रों का अभ्यास करने के योग्य हो, महान अमर आत्मा विदुरदेव ने कहा। आयान की आंखें चमक उठीं जब उसने ये शब्द सुने। महान अमर आत्मा विदुरदेव ने पहले कहा था कि बॉडी पावर बदलाव के पहले 3 क्षेत्रों को केवल अमृता की साधना में एक आधे पैर की यात्रा के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ नींव को मजबूत करने और शरीर को शांत करने के लिए है। केवल बॉडी पावर बदलाव के चौथे लेवल में प्रवेश करके आप सच में अमर मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं। विदुरदेव, जादू मंत्र सच में क्या है? आयान ने खुशी से पूछा। हा हा हा, सैनिकों में सेम फेंकना, जमीन को 1 इंच में सिकोड़ना, अपनी आस्तीन में ब्रह्मांड को समेटना, 5 तत्वों का भाग जाना, हवा और बारिश। उस समय बुद्धिमान गुरु ने पूर्वी हवा और आकाश ज्ञान झाता का उपयोग हड्डियों से भाग्य बताने के लिए किया था। ये सभी जादुई मंत्र हैं। महान अमर आत्मा विदुरदेव ने जो कहा, उसे सुनने के बाद आयान का दिल हिल गया, मानो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। इसके तुरंत बाद महान अमर आत्मा विदुरदेव ने कहा, आयान, अब तुम्हारे लिए वे जादुई शक्तियां बहुत ऊंची हैं और केवल नीचे लेवल से ही सीखी जा सकती हैं। लेकिन तुमने अभी अभी रक्षक देवता की शक्ति का एहसास किया है। मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई शक्ति सिखाऊंगा जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह क्या है? आयान ने उत्सुकता से पूछा। गोल्डन लाइट गॉड आर्मर, महान अमर आत्मा विदुरदेव ने रुककर कहा। सम्राट रक्षक देवता का अवतार है। वह 100 फीट लंबा है, उसके बाल खुले हैं और उसके पास एक सुनहरा लॉक कवच है। वह तलवार से खड़ा है, उसकी आंखें बिजली की रोशनी की तरह हैं और उसके बगल में 2 कछुए और सांप खड़े हैं। मैं तुम्हें अभी बताता हूं। जादुई शक्तियां उसके शरीर के कवच की नकल है। यह सुनहरा प्रकाश कवच अमृता का सर्वोच्च रहस्य है, जिसके भीतर सुनहरा प्रकाश आत्मा और शरीर की रक्षा करती है और शक्ति की रक्षा करती है। एक बार आप सीख जाए, फिर आप देवताओं की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह शक्ति भूतों और राक्षसों को भगाने और राक्षसों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। अब मैं तुम्हें मंत्र बताता हूं, ध्यान से सुनना। स्वर्ग और पृथ्वी के गहरे रहस्य और नियम, ब्रह्मांड की अनगिनत शक्तियों का मूल जड़, अरबों समस्याओं की व्यापक साधना मेरी जादुई शक्तियों को साबित करती है। तीनों लोकों के अंदर और बाहर केवल अनदेखी शक्तियां ही सबसे ऊंची है। शरीर में सुनहरा प्रकाश है और मेरे शरीर को दर्शाता है। महान अमर आत्मा विदुरदेव के सूत्र रहस्यमय है, लेकिन इस समय यह स्रोत के करीब एक शक्ति की तरह लग रहा था जो आयान की दिव्य मन को भेद रही थी। कुछ ही समय बाद आयान ने इस गोल्डन लाइट कवच में महारत हासिल कर ली, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि यह दरवाजे की पहली झलक थी और बुलावा अभी बहुत दूर था। विदुरदेव, अगर मैं अब इस गोल्डन लाइट कवच को दिखाया हूं तो मैं किस हद तक हमले का विरोध कर सकता हूं? आयान ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, यह गोल्डन लाइट कवच आपके शरीर में बेसाल्ट की शक्ति से पूरित है और आप आधे प्रयास से 2 गुना रिजल्ट पा सकते हैं। भले ही आप अभी बॉडी पावर बदलाव के चौथे लेवल तक पहुंचे हों,
नॉर्मली अगर इस दुनिया का कोई 9वीं रैंक के टॉप मार्शल कलाकार का पूरा प्रहार भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। महान अमर आत्मा विदुरदेव ने जो कहा, उसे सुनकर आयान की आंखें चमक उठीं। इन दिनों वह इंडियन मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में भी कुछ जानता है। आजकल मार्शल आर्ट में गिरावट आ रही है। कुछ पुराने स्कूलों और फैमिली को छोड़कर भले ही नॉर्मल लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहते हों, उनमें से अधिकांश त्वरित कुश्ती, कॉन फू और कराटे का चयन करेंगे। बहुत कम लोग हैं जो सच में पारंपरिक मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, और साधारण प्रतिभा वाले लोग भले ही वे जीवन भर साधना करें, वे केवल 6ठी रैंक पर ही रुक सकते हैं। 7वीं रैंक का मार्शल कलाकार पहले से ही 100 में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। 7 स्टार ड्रैगन एबिस तलवार के लिए एक मास्टर खोजने के लिए उत्तर प्रदेश और यहां तक कि आसपास के राज्यों और शहरों के सभी मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट यहां आए। 8वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट इंदर, जिन्होंने गोल्डन बेल मैजिक आर्ट्स का अभ्यास किया, अकेले रिंग पर हावी हो गए। अगर वीरायण दिखाई नहीं देते तो मुझे इंद्र ही विनर होता। इस नजरिए से 9वीं रैंक का मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही कम होते हैं। और अब आयान, जिसने गोल्डन लाइट आर्मर की जादुई शक्ति सीख ली है, हालांकि वह शक्ति बदलाव करने के केवल 4थे चरण में है, वह रक्षा विशेषताओं से भरा हुआ लगता है। गुरु के अधीन यह अपराजित है। आयान अभी भी पूरी तरह से चयन महसूस नहीं हुआ। आखिरकार उस दिन उसने वीरायण का सिर काट दिया और दानव तलवार मुरामासा को नष्ट कर दिया। और वीरायण ग्रैंड मास्टर डैनी का एक करीबी स्टूडेंट था। अगर डैनी उसे खोजने के लिए उत्तर प्रदेश गया तो अकेले इस सुनहरे कवच का विरोध करना इम्पॉसिबल होगा। वैसे आयान महान अमर आत्मा विदुरदेव ने फिर से याद दिलाया, यह स्वर्णिम प्रकाश कवच टॉप लेवल का जादू मंत्र नहीं है, लेकिन आपकी प्रेजेंट पावर के साथ एक बार जब आप इसे डालेंगे तो यह बहुत सारी आंतरिक ऊर्जा को अपने अंदर लेगा। यदि आप इसे अपनी पूरी ताकत से करते हैं तो यह ज्यादातर 1 मिनट तक चलेगा। 1 मिनट के बाद आपकी आंतरिक ऊर्जा सूख जाएगी। याद रखें, महान अमर आत्मा विदुरदेव ने जो कहा, उसे सुनकर आयान का चेहरा कठोर हो गया और उसने सिर हिला दिया। यह स्वर्णिम प्रकाश कवच उसके जीवन रक्षक का अंतिम साधन होना चाहिए। यदि यह आखिरी उपाय नहीं है तो इसे अपनी इच्छा से उपयोग न करने का प्रयास करें। इस समय पूर्वी आकाश में भोर हुई और उगते सूरज की एक किरण धीरे धीरे उगी। चमकदार सूरज की रोशनी ने अंधेरे को दूर भगाया और पानी के इस कुंड पर गिर गई। अचानक आयान को एहसास हुआ कि इस कुंड में ध्यान साधना से जुड़ा हुआ दिव्य जल लगभग 1/3 कम हो गया था। लेकिन इसके बारे में सोचो, जब वह अभी अभी बॉडी पावर को बदलने के 4थे चरण में पहुंचा तो उसने जो ऊर्जा खींची वह एक खगोलीय नंबर था, और उसने पानी और मिट्टी को मिलाने वाली बेसाल्ट की शक्ति का भी एहसास किया। यह आध्यात्मिक झरना कभी समाप्त नहीं हो सकता। हर बार जब आप साधना के एक लेवल पर जाते हैं तो आवश्यक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। आयान ने अपने दिल में अनुमान लगाया, आध्यात्मिक झरने का यह टुकड़ा उसके लिए शक्ति बदलाव के 5वें चरण तक साधना करने के लिए सबसे ज्यादा है। ऐसा लगता है कि जब समय आएगा तो आपको एक नया अभ्यास जगह खोजना होगा। लेकिन इस तरह रिया के गहरे हिम शरीर की सुंदरता साफ दिखाई दे रही थी। यह उसके साथ सिर्फ एक किस था, और उसके शरीर में जमा रहस्यमय ऊर्जा में से कुछ को सोख लिया, जो 1 महीने की कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर था। यदि, जैसा कि महान अमर आत्मा विदुरदेव ने कहा, यदि आप रिया के साथ ठंडे और गर्म शक्ति को जोड़ सकते हैं तो आप सच में एक झटके में शरीर शक्ति बदलाव के 8वें या 9वें लेवल को तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि जब रिया का सुंदर चेहरा आयान के दिमाग में आया तो उसके चेहरे पर शर्म का एक एक्सप्रेशन दिखाई दिया। आयान कोई बूढ़ा ड्राइवर नहीं है जो फूलों के बीच घूमता है, बस एक साधारण बड़ा लड़का है। रिश्ते का अनुभव भी दयनीय है। 1 साल पहले मैंने काव्या के साथ एक छोटा ब्रेक लिया था, लेकिन यह केवल हाथ पकड़ने तक ही था, और यह पहला प्यार भी नहीं था। रिया के लिए वह इसे दिल से पसंद करता है, लेकिन जितना ज्यादा वह इसे पसंद करता है उतना ही वह उसकी रक्षा करना चाहता है, उसकी देखभाल करना चाहता है, उससे प्यार करता है
और थोड़ी सी भी बुराई नहीं करना चाहता है। लेकिन कल रात आयान की समझ से बाहर बात ने पहले ही रिया को बहुत गुस्सा दिला दिया था। अब सबसे जरूरी बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके उसे वापस मनाना है। इसके तुरंत बाद आयान ने तुरंत क्लब हाउस छोड़ दिया और घर की ओर दौड़ पड़ा। उसके गेट से 100 मीटर दूर सड़क के किनारे एक कोने में एक पुरानी कार खड़ी थी जिसके अंदर 4 लोग थे। पिछली सीट के बाईं ओर विनय बैठा था, जो कल रात क्लब हाउस में पूरी तरह से बदनाम हो गया था। लगभग 30 साल की उम्र के 3 लोग भी हैं जिनके चेहरे पर मजबूती है, भयंकर आंखें हैं और उनकी भुजाओं पर ड्रैगन और कांटे हैं। वे पहली नजर में अच्छे नहीं लगते और उनमें अभी भी खून की तेज गंध है। पिछली सीट के दाईं ओर बॉस पोजीशन में बैठे आदमी के चेहरे पर एक भयानक निशान है जो उसके चेहरे के अधिकांश हिस्से से होकर गुजरता है। दूर से देखने पर वह एक सेंटीपीड कीड़े जैसा दिखता है, एकदम भयानक। हालांकि अब इन 4 लोगों की आंखें लाल हो गई थीं और वे थक चुके थे। यह जाहिर था कि उन्होंने एक रात से अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। कार के गेट के पास वे पहले से ही बहुत सारे सिगरेट के पैकेट खोल चुके थे और उन्होंने कम से कम 7 या 8 पैकेट सिगरेट पी थी। इस समय दागदार चेहरे वाले आदमी ने अधीरता से पूछा, विनय, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? सुबह के 5 बज चुके हैं और मैंने उस बच्चे को नहीं देखा है। भाई निशान, मैंने पहले ही जाहिर तौर से पूछताछ कर ली है। आयान का बच्चा यहाँ रहता है, वह जरूर से वापस नहीं आ सकता, विनय ने कहा, लेकिन फिर भी नींद आने और जम्हाई लेने से खुद को नहीं रोक सका। विनय, हम पहले ही बता रहे हैं कि इस मामले के सुलझने के बाद मेरे अकाउंट में मौके पर ही 1 लाख का अमाउंट भेज दिया जाएगा और एक नंबर का तुरंत भेजा जाना चाहिए, नहीं तो हम। निशान वाले आदमी ने कुछ बार मुस्कुराया। उसकी आंखों में सियार जैसी ठंडक थी। भाई निशान, चिंता मत करो, मैं किसके पैसे पर भरोसा करता हूं? आपके पैसे पर भरोसा करना इम्पॉसिबल है। विनय का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। वैसे विनय, प्रेजेंट मार्केट के अनुसार एक हाथ 1 लाख है, एक पैर 2 लाख है और पूरा जीवन 4 या 5 लाख से अधिक नहीं है। बच्चे को आपसे किस तरह की नफरत है? आपको सच में उससे निपटने के लिए 1 करोड़ खर्च करना होगा? जख्मी आदमी ने उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर विनय की आंखों में भयानक नफरत दिखाई दी। दोनों को निचोड़ा गया। गुस्सा फटने वाला था और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, किसी ने भी मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत नहीं की है। अगर इस नफरत का बदला नहीं लिया जाता है तो मैं एक आदमी नहीं बनने की कसम खाता हूं। कल रात क्लब में विनय को केवल यह महसूस हुआ कि 1 दशक से ज्यादा समय से उसका सारा गौरव और सम्मान आयान द्वारा कुचल दिया गया था। वह इस सांस को निगल नहीं सका और विनय जानता है कि एक बार जब वह आज स्कूल जाता है तो वह पूरे स्कूल का मजाक बन सकता है। तो उससे पहले उसे आयान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए और उसे खून की कीमत चुकानी चाहिए। ये 3 बड़े लोग खून चाटने वाले हताश लोग हैं। जब तक वे बहुत सारा पैसा देते हैं वे कुछ भी कर सकते हैं। विनय ने भी इस पर नजर रखी और उन्हें यह नहीं बताया कि ओमकार मल्होत्रा के साथ आयान के रिश्ते को नहीं बताया। केवल यह कहा कि वह बिना किसी बैकग्राउंड के एक नॉर्मल स्टूडेंट था। हालांकि कल रात से ही वह आयान के घर के गेट पर इंतजार कर रहा है और पूरी रात इंतजार करने के बाद भी उसने आयान को कभी नहीं देखा। अब पलकें लड़ रही थीं, मानो वे अगले ही पल सो जाने वाली हों। लेकिन इस समय स्कूल की ड्रेस में एक यंग लड़का अचानक दूर से दिखाई दिया, जिसने उसे तरोताजा कर दिया। ये वही है। विनय ने आयान की ओर इशारा किया और खुश होकर कहा, लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। भले ही कार की खिड़की अभी भी 100 मीटर की दूरी पर बंद थी, फिर भी उसे पकड़े जाने का डर था। उसने अपनी आवाज कम की और दागदार चेहरे वाले आदमी से कहा, भाई दाग, वह बच्चा आयान है, उसे मार दो, 1 करोड़ तुम्हारा है। 1 करोड़ सुनकर दागदार आदमी और आगे की लाइन में बैठे 2 लोगों की आंखों में खुशी झलक उठी। विनय, चिंता मत करो, मैंने हमेशा साफ सफाई से काम किया है और मैं वादा करता हूं कि फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी। दागदार चेहरे वाला आदमी गंभीर रूप से मुस्कुराया और बोला, विनय, उसके शरीर को बाधित करो, क्या यह ठीक है?
शब्दों को सुनने के बाद विनय ने एक पल के लिए सोचा। उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसे कल रात आयान और रिया के बीच प्यार भरा किस याद आया। उसके दिल में जलन और गुस्से के साथ उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बस इतना ही? उसके बीच में तीसरा पैर रोक दो और मैं चाहता हूं कि वह एक आदमी बने, अपने पोते पोतियों को काट डाले, अपने पोते पोतियों को मार डाले। विनय की आवाज में गुस्सा महसूस करते हुए दागदार चेहरे वाला आदमी भी अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसके मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान उभरी और कहा, हा हा हा, विनय काफी दुष्ट है, लेकिन मुझे यह पसंद है। गैर विषैला और पति नहीं, एक साधारण स्टूडेंट की तरह उसे मिनटों में मौत के घाट उतारा जा सकता है। ऐसा कहने के साथ दागदार चेहरे वाले आदमी ने कार की अगली लाइन में दो पतले आदमियों से कहा, जाओ और अपना काम करो। जब दोनों ने शब्द सुने तो वे तुरंत नीचे झुके और सीटों के नीचे से दो चमकदार स्विच चाकू निकाले। ब्लेड ठंडी रोशनी के साथ चमक उठे, जिससे वे मर गए। इसके तुरंत बाद उन दोनों ने बिना कुछ कहे लगभग एक ही समय पर गेट खोला और कार से बाहर निकल गए। उन दोनों की त्वचा काली थी और वे साधारण दिखते थे। जब उन्हें भीड़ में फेंका गया तो वे आकर्षक नहीं थे। उनकी भौहें कुछ हद तक एक जैसी थीं। उन्हें भाई होना चाहिए। हालांकि उन दोनों पर एक न कही जाने वाली एक शक्ति और अस्पष्ट ऊर्जा थी। उनके साथ एक ही कार में विनय को हमेशा दुख की एक मजबूत भावना महसूस होती थी, जैसे कि उसकी छाती पर एक पहाड़ दबा हुआ हो। जिस समय दोनों कार से बाहर निकले, विनय को हल्का महसूस हुआ। उसने पाया कि दोनों भाई बाहर से स्कारफेस वाले आदमी की तरह गुस्से वाले और भयानक नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। जीवन के प्रति एक तरह की उदासीनता को दिखा रहा था, जैसे कि बिना पलक झपकाए लोगों को मार रहे हों, मानो वे कसाई थे। मुझे नहीं पता कि उसके हाथों कितने लोगों की जान गई। इस समय जख्मी आदमी भी बाहर चला गया, अपना सिर घुमाया और विनय से कहा, विनय, बस मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। कुछ ही मिनटों में बच्चा एक मरे हुए कुत्ते की तरह तुम्हारे घुटनों पर झुक जाएगा, तुम्हारे सामने। ऐसा कहकर जख्मी आदमी ने दोनों भाइयों को इशारा किया। उन्हें उस गली की ओर भागने का इशारा किया जहां आयान गायब हो गया था। दूसरी तरफ जब आयान नीचे की ओर अपने आप में चला गया तो उसने एक जोरदार चिल्लाहट सुनी, लड़के, मेरे साथ रुक जाओ। शब्दों को सुनकर आयान अवचेतन रूप से घूम गया, लेकिन पाया कि स्कारफेस वाला आदमी और अन्य तीन उसके पास हमलावर की तरह से आ रहे थे और जल्दी से उसे एक त्रिकोणीय आकार में घेर लिया। लगभग भागने के सभी दिशाओं को बंद कर दिया। दुश्मन पर हत्या के इरादे को महसूस करते हुए आयान ने भौहें सिकोड़ी और गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आहा हा हा। अचानक स्कार्फ फेस वाले आदमी ने एक बेईमानी भरी हंसी निकाली और कहा, लड़के, हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ हैं। जल्दी करो और इसे पकड़ो, नहीं तो अगर मैंने अपने स्कारलेट भाई को इसे खुद करने दिया तो तुम जरूर से इसे बचने में असमर्थ हो जाओगे। मैं मर नहीं सकता। भाई स्कार। यह नाम सुनकर आयान ने अपने मन में एक पल के लिए सोचा और कोई प्रभाव नहीं पाया। अगले ही पल उसने जानबूझकर घबराने का ड्रामा किया, दुश्मन को कमजोरी दिखाते हुए और कांपते हुए कहा, तुम मुझे कभी नहीं जानते, कोई शिकायत नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? आयान के चेहरे पर भयावह डर देखकर डरे हुए आदमी ने अपनी सतर्कता पूरी तरह से कम कर दी। यह सिर्फ एक साधारण स्टूडेंट है, यह पैसा सच में अच्छा है। हे लड़के, हम सच में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन आप केवल बुरी किस्मत के लिए खुद को दोषी ठहरा सकते हैं और उन लोगों को अपमानित कर सकते हैं जिन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। अब कोई आपके बॉडी के पार्ट्स को तोड़ने के लिए 1 करोड़ मांग रहा है। आपको अपने बच्चों और पोते पोतियों को काटने दें, जख्मी आदमी ने ठंडे आवाज में कहा। क्या भयानक तरीका है। आयान ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, भाई निशान, आपके कार में वह आदमी जो मुझसे निपटना चाहता है वह विनय है ना? जब आयान आना चाहता था तो हाल ही में उसने कई लोगों को नाराज किया था। यंग मास्टर विराज सेन उसके द्वारा बहुत बुरी तरह से घायल हो गए और वीरायण का सिर उसके द्वारा काट दिया गया। लेकिन चिराग की फैमिली उसकी ताकत जानती है। अगर वे उससे निपटना चाहते हैं तो केवल 3 छोटे आदमियों को भेजना इम्पॉसिबल है।
जहां तक जापानी देश का सवाल है, यह इम्पॉसिबल है। इसलिए जो उससे निपटने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखेगा, वह सबसे ज्यादा संभावना है कि वह विनय है, जो कल रात बदनाम हुआ था। आयान को विनय का नाम लेते हुए सुनकर डरे हुए आदमी ने इनकार नहीं किया और तीखी आवाज में कहा, हाँ हाँ लड़के, तुम वैसे भी एक बेकार आदमी बनने वाले हो, तुम्हें बताना ठीक है। यह विनय है जो तुमसे निपटना चाहता है, लेकिन अगर तुम यह जान गए तो तुम क्या कर सकते हो? तुम हमारी पकड़ से बिल्कुल नहीं बच सकते। भले ही तुम बाद में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो, पुलिस बिना अच्छे सबूत के केस नहीं खोलेगी और अपने बाकी जिंदगी के लिए तुम केवल बेड पर गिर सकते हो और तुम पेशाब भी नहीं कर सकते। हा। ये शब्द सुनकर आयान की सोच डूब गई। जैसा कि स्कारफेस मैन ने कहा, अगर आयान सिर्फ एक साधारण लड़का है तो विनय जैसे पावरफुल लड़के का सामना करते हुए बाधा की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और उसे केवल मार दिया जा सकता है। लेकिन अब आयान की नजर में उसके सामने 3 दुश्मन पूरी तरह से कमजोर थे। अगले ही पल आयान की गति बदल गई। यह अब सिर्फ साजिश और घबराहट वाली नजर नहीं थी। उसकी कमर सीधी थी, जैसे कोई लंबा भाला आसमान को चीर रहा हो, और उसकी आंखें तलवार की तरह तेज थीं, जो दिखने में अजेय लग रही थी। यह दृश्य देखकर जख्मी आदमी अपने चेहरे को बदलने से खुद को रोक नहीं सका और थोड़ा हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास इतनी स्पेशल एनर्जी हो सकती है। इस समय आयान अचानक बोला, हे भाई स्कार, है ना? मैं तुम्हें खुद को सुधारने का एक मौका देता हूं। अगर तुम तीनों अभी घुटने टेक कर दया की भीख मांगते हो तो मैं आज एक तरफ रास्ता खोल दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। घमंडी आयान की बातें सुनकर दागदार चेहरे वाले आदमी को अपमानित महसूस हुआ। उसकी आंखें फटी हुई थीं, उसके माथे की नीली नसें फड़क रही थीं और उसके चेहरे के आधे हिस्से पर फैला निशान एक सेंटीपीड कीड़े की तरह तड़प रहा था। इसके तुरंत बाद उसने आयान की नाक की ओर इशारा किया और शाप दिया, बदबूदार लड़की, तुम खुद को क्या समझते हो? तुमने कभी सुअरों की भूमिका निभाने और बाघों को खाने की हिम्मत की, इसलिए हम सच में डरे हुए हैं। तुम पूछते भी नहीं। उत्तर प्रदेश के 3 वर्ग एकड़ पर मैंने अपने निशान का उल्लेख किया। भाई का नाम कौन भयभीत और शांत नहीं है। चूंकि तुम खुद ही मौत की तलाश कर रहे हो तो मैं अब और दया नहीं करूंगा। आयान ने उदासीनता से कहा, लेकिन फिर भी शांत और स्थिर दिख रहा था, जैसे कि उसके सामने 3 लोग चींटियों की तरह थे, बिना किसी खतरे के। बदबूदार लड़के, मरने के लिए मजबूर होने का ड्रामा करने की हिम्मत, मुझे छोड़ दो और उसे खत्म कर दो, जख्मी आदमी ने गुस्से से कहा। आदेश मिलते ही दोनों भाई एक साथ आगे बढ़ गए। पूरे शरीर में पटाखों की तरह चटकने की आवाजें गूंजने लगीं और फिर डोरी से निकले तीरों की तरह उन्होंने बाएं और दाएं तरफ से आयान पर हमला किया। मैंने देखा कि दोनों धनुष की तरह आगे बढ़ रहे थे, गरज की तरह विस्फोट कर रहे थे और हमला विनाशकारी था, जिससे लोग चौंक गए। हवा में ध्वनि विस्फोट की आवाज भी थी। जब डरे हुए आदमी ने यह देखा तो उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसने एक अच्छी मुस्कान खींची। उसने कहा कि यह 1 करोड़ सच में एक अच्छा लाभ है। ये दोनों उसके लिए काबिल आदमी हैं। जब वे छोटे थे तो उन्हें एक राज्य के काले ईंट के भट्टे में कुल्ली के रूप में बेचा जाता था। यह एक ऐसी जगह है जहां आपको पीने और खाने के लिए भी अपनी मुट्ठी बांधनी पड़ती है। जीवन एक कुत्ते की तरह सस्ता है। भले ही आप मारे गए हों, आप बस एक खदान ढूंढते हैं और उसे फेंक देते हैं। लेकिन वे दोनों हमलावर काली ईंट की भट्टी से भागने में सफल रहे, लेकिन वे भी मर रहे थे और वे जख्मी आदमी से मिले। जख्मी आदमी ने दोनों को बचाने के बाद उन्हें दुनिया में प्रवेश करने के लिए बाहर निकाला। वर्षों से वह दुष्ट घमंडी आदमी राज्यों के बीच भागता रहा है, 1 दर्जन से अधिक हत्याएं करता रहा है और वह एक असली ठग है। इस समय दोनों भाइयों की लोहे की मुट्ठियां आयान से केवल 1 दर्जन सेंटीमीटर दूर थीं। डरे हुए आदमी की नजर में आयान भयभीत और हैरान लग रहा था। अपने पैरों के नीचे जड़ जमा रहा था और हिल नहीं पा रहा था। बस जब उसने सोचा कि उसके पास जीतने का मौका है तो उसकी कोहनी और बगल बदल गए और अचानक बदलाव हुआ। आयान अचानक हिल गया।
मैंने देखा कि वह एक तरफ से दूसरी तरफ काम करना शुरू कर देता है। पहले मुक्का मारता है और फिर उसकी लोहे की मुट्ठी में घुस जाता है। अगले ही पल पहले आदमी की दाहिनी मुट्ठी टूट गई और फट गई। लानत और हड्डियां टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह 10 मीटर से ज्यादा दूर जा गिरी। इसके तुरंत बाद आयान अचानक पलट गया और दूसरे आदमी के हमले से बच गया। फिर उसने अपना दाहिना पैर उठाया और उसके के पेट पर कुत्ते की पूंछ की तरह लात मारी। बूम! दूसरे आदमी का शरीर जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रेन से टकराया हो, दीवार पर लात मारकर गिरा दिया गया, एक गड्ढे में धंस गया और उसका शरीर दीवार में ढंसा हुआ लग रहा था। लंबे समय तक नहीं गिरा। लटकी हुई तस्वीरों की तरह लोगों को मारो। ये सब बिजली और आग के बीच हुआ। सिर्फ एक चेहरे पर अयान ने दोनों आदमियों को अपनी युद्ध क्षमता से उन्हें पूरी तरह से हर दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि वे जिंदा हैं या मरेंगे। ये सीन देखकर दागदार चेहरे वाले व्यक्ति की पुतलियां अचानक सुई की तरह से कुड़ गईं और उसके दिल में तूफानी लहरें उठ गईं और वह इतना हैरान था कि वह और कुछ नहीं कह सका। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये आयान उसके दाहिने हाथ पर गिर जाएगा। इस समय दागदार आदमी के दिल में विनय के पूर्वजों को 18वीं पीढ़ी में डांटा गया था। ये किस तरह का नॉर्मल स्टूडेंट है? जाहिर तौर से भेड़ के कपड़ों में एक बाघ है। गली में हर तरफ सन्नाटा था। दाग धब्बे वाला आदमी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप उठा। अभी जो हुआ उसने उसे हैरान और चौंका दिया। इस समय पहला आदमी उसके बगल में 10 मीटर से अधिक दूर गिर रहा था। उसका पूरा दाहिना हाथ गोलियों, खून और हड्डियों की बारिश से छलनी हो गया था। दूसरा आदमी टूटी हुई दीवार में ढंसा हुआ था। उसका निचला पेट खोखला था और उसे नहीं पता था कि कितनी पसलियां टूट गई थीं। दागदार आदमी के लिए यह कल्पना करना कठिन है कि इस दुनिया में ऐसी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है जो लोगों को सीधे दीवार में धकेल सकती है। उसका भाई निशान किसी भी तरह से सलाहकार नहीं है। वह पूरे साल खून चाटता है और अपना सिर कमर पर रखकर अपना जीवन जीता है। लेकिन अब उसे इतना पछतावा हो रहा था कि उसकी आंतें हरी हो गई थीं। मुझे यह बहुत पहले से पता था। 10 लाख तो दूर, उसे 10 लाख भी दो तो भी वह यह धंधा करने को तैयार नहीं है। इस समय उसने देखा कि आयान के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी और फिर कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ा। हर कदम युद्ध के मैदान में ढोल की तरह बज रहा था, जो उसकी छाती पर टकरा रहा था, जिससे उसका खून बह रहा था। इस समय आयान बहुत आराम से दिख रहा था, मानो अभी 2 मक्खियों को मारना उतना ही आसान था। चौथा लेवल में एंटर करने के बाद से साधारण योद्धा आयान का दुश्मन बिल्कुल नहीं है। उसकी नजर में दोनों आदमियों के अभी अभी के हमले घोंघे की तरह धीमे थे। ताकत के मामले में दोनों 5वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट चिराग को भी नहीं पकड़ सकते थे। आयान को इसकी परवाह कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ जख्मी आदमी वहां खड़ा था, भागने की कोशिश किए बिना या आयान से बेतहाशा लड़ने की। युद्ध शक्ति के मामले में वह उन दोनों आदमियों से बहुत कमतर है और अभी अभी आयान ने जो भयानक ताकत दिखाई है उसने उसे पूरी तरह कुचल दिया है। दागदार चेहरे वाले आदमी ने गहरी सांस ली, मानो उसने कोई फैसला कर लिया हो। उसकी आंखों में एक क्रूर नजर चमक उठी। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ अपने कोट में खींच लिया और अपनी कमर से एक जेब से एक पिस्तौल भी निकाल लिया। ब्लैक होल के थूथन से आयान के सिर पर निशाना साधा। कुछ समय के लिए हत्या का जुनून उमड़ पड़ा। ठंडी पिस्तौल मौत की दरांती की तरह आयान पर एक गहरा दबाव डाल रही थी। इंडिया ने बंदूकों पर रोक लगा दिया है। बंदूकें मिलना बहुत कठिन है। इस समय दागदार चेहरे वाले आदमी के हाथ में ब्राउनिंग है, जिसे पाम थंडर के नाम से जाना जाता है। यह आकार में छोटा है और बंदूक की लंबाई केवल 11.4 सेंटीमीटर है, जो एक जीवन आदमी की हथेली से बहुत छोटी है। भले ही इसे हाथ में पकड़ लिया जाए, यह ध्यान देने योग्य नहीं है। यह आसानी से छिपाए जा सकते हैं। बिना तैयारी के दुश्मन पर हमला कर सकता है। हालांकि शूटिंग रेंज बहुत दूर नहीं है, लेकिन वह इस समय आयान से केवल कुछ मीटर की दूरी पर है, जिसे एक जरूरी मारक दूरी कहा जा सकता है। उनके विचार से भले ही वह अपनी आंखें बंद कर ले, वह आयान का सिर उड़ा सकता है। यह ब्राउनिंग पिस्तौल दागदार आदमी की सबसे बड़ी निर्भरता है। हालांकि
वह इसे कभी भी अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा। सप्ताह के दिनों में भले ही वह कुछ हत्या और लूटपाट करे, जब तक वह भाग जाता है यह एक लंबित मामला बन जाएगा और पुलिस के लिए इसका पीछा करना मुश्किल होगा। लेकिन एक बार गोली चलने के बाद घटना पूरी तरह से अलग हो जाएगा। जब तक आप विदेश नहीं भाग जाते तब तक आपको इंडिया में एक दिन बिताने तक चौतरफा पीछा करना पड़ेगा। लेकिन अब भयानक आयान का सामना करते हुए उसके पास कोई रास्ता नहीं है। हालांकि ब्राउनिंग को पकड़े हुए दागदार चेहरे वाले आदमी ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था। उसे लग रहा था कि वह पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है और उसके पास जीतने का मौका है। अचानक उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान दिखाई दी। उसी समय उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने मुंह के कोने को चाटा। ब्राउनिंग का बीमा खोला, अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी और मुस्कुराते हुए कहा, हा 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 लड़के, मैं मानता हूं कि तुम्हारी ताकत मेरी कल्पना से कई ज्यादा है, लेकिन इसके बारे में क्या? चाहे तुम कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, तुम पिस्तौल से डरते हो। एक मूंगफली तुम्हें सिखाएगी कि कैसे एक आदमी बनना है। अपने सामने ब्लैक होल के थूथन को देखते हुए शुरुआत को छोड़कर आयान चौंक गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से हमेशा की तरह दिखने लगा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट दिखाने के बजाय वह अभी भी कोशिश करने के लिए उत्सुक दिख रहा था, जैसे कि कुछ उम्मीद कर रहा हो। हाँ भाई स्कार, यह तुम्हारा आखिरी होल कार्ड है? अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा, आयान ने ठंडे आवाज में कहा। उसके आवाज में थोड़ा मजाक था। बदबूदार लड़के, जब मौत करीब हो तो भगवान के सामने मजबूर होने का ड्रामा करने की हिम्मत कैसे हुई? आयान की निडर सिचुएशन ने दागदार चेहरे वाले आदमी को पूरी तरह से गुस्सा कर दिया और उसने तेजी से गुस्से में कहा, लड़का, अगर तुम परिचित हो तो तुम अपना प्रयास छोड़ दोगे, नहीं तो मैं एक ही गोली से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा और तुम्हें भगवान के पास भेज दूंगा। यह धमकी सुनकर आयान का चेहरा नहीं बदला और पीछे हटने के बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी छाती को सीधा किया, जैसे कि वह दागदार आदमी के थूथन पर वार करने वाला था। यह दृश्य देखकर दागदार आदमी घबरा गया और गुस्से में बोला, लड़के, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? हाँ भाई स्कार, तुमने गोली चलाओ, औरतों की तरह मत चिल्लाओ, आयान ने उकसाया। बदबूदार लड़के, क्या तुम सच में मौत से डरते हो? चाहे तुम कितने भी तेज क्यों ना हो, तुम गोली से नहीं बच सकते। जख्मी आदमी ने अपने दांत पीस लिए। किसने कहा कि मैं छिप जाऊंगा? आयान ने एक और कदम आगे बढ़ाया, जख्मी चेहरे वाले आदमी से सिर्फ 5 मीटर से भी कम दूरी पर, और उसी समय कहा, मैं खड़ा रहूंगा और तुम्हें लड़ने दूंगा। धमाका! जैसे ही यह टिप्पणी निकली, यह एक गड़गड़ाहट की तरह थी। जख्मी आदमी के कानों में फट गई। उसकी आंखों के कोने में एक झुरझुरी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें निकल आईं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? खड़े रहो और मुझे लड़ने दो। क्या यह बच्चा सोचता है कि वह अमर है? नहीं, वह जानबूझकर हमलावर नजरिए का उपयोग कर रहा होगा। इस तरह से मेरे पास आना चाहता होगा और फिर पलटवार करने की तैयारी के लिए मौका खोज रहा होगा। यह सोचकर जख्मी आदमी कुछ कदम पीछे हट गया और आयान के अचानक हमले के डर से खुद को आयान से दूर कर लिया। दुश्मन की तरह दिखने वाले जख्मी आदमी का चेहरा देखकर आयान हंसा और कहा, हा। मैंने कहा, भाई दाग, तुम बहुत शर्मिंदा हो। मुझे तुम्हारे लिए शर्म आती है। तुम एक बंदूक पकड़े हुए हो और मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम इतने डरे हुए हो कि तुम अपने पिछवाड़े में पेशाब कर देते हो और तुम बंदूक खोलने की भी हिम्मत नहीं करते। मुझे लगता है कि तुम दूसरों से सीखना नहीं चाहते। बस घर जाओ और जमीन पर साधना करो और शकरकंद बेचो। तुम! यह सुनकर दाग धब्बे वाला आदमी इतना गुस्से में था कि उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बदबूदार लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? तुमने मुझे मारने के लिए मजबूर किया, ठीक है। जैसा कि उसने कहा, उसकी आंखों में पागलपन चमक उठा और वह अब अपने लॉजिक की परवाह नहीं कर सका। उसने बंदूक को आयान की भौहों पर तान दी और फिर ट्रिगर दबा दिया। बूम! अगले ही पल एक बर्फीली गोली बोर से बाहर निकली और इस पल में तीव्र हत्या का इरादा हो गया। हवा को चीरती हुई आवाज के साथ आयान की भौहों के बीच में गोली मार दी।
गति लगभग इंसानी आंखों की पहुंच से बाहर थी। स्कारफेस वाले आदमी की नजर में आयान इतनी कम दूरी से कभी नहीं बच सकता था, लेकिन आयान उस गोली से भी तेज है। जब स्कारफेस वाले आदमी ने ट्रिगर दबाया तो आयान ने सोचा, बेसाल्ट की ताकत का इस्तेमाल करके, जिसे उसने अभी अभी समझा था, उसके डेंटियन में छुपी अंदरूनी ताकत ब्रह्म नदी के फटने जैसी जोर से बाहर निकली गोल्डन लाइट कवच, एक अद्भुत शक्ति को दिखाते हुए। बूम! अचानक आयान का शरीर सुनहरे कवच की एक ठोस परत से ढक गया, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। सुनहरी रोशनी चमक रही थी और जोरदार लहरें उठ रही थीं। सुनहरा कवच पहने हुए आयान एक जबरदस्त ताकत फैलाता है, पहले से बिल्कुल अलग, जैसे वो दो लोग हों। उसके हाव भाव में एक दबदबा था, जैसे कोई भगवान हो। सुनहरे कवच पर जो तेज रोशनी चमक रही थी, उसे कोई सीधा देख भी नहीं सकता था। सबके मन में बस उसे पूजने की भावना थी। कुछ पलों के लिए आसमान और जमीन का वो हिस्सा रोशन हो गया, जैसे पतली हवा में से सूरज की एक और किरण निकल आई हो। और ये सब कुछ एक ही पल में हो गया। इस समय गोली आखिरकार आयान की भौं पर लगी, लेकिन जैसे ही वो सुनहरे रोशनी वाले कवच से टकराई, लगा जैसे गोली की सारी ताकत खत्म हो गई हो और वो जमीन पर गिर पड़ी। दूसरी तरफ वो दाग धब्बों वाला आदमी, जो कुछ मीटर दूर से आयान को देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई नामुमकिन चीज देख ली हो। वो भूत जैसा लग रहा था। बॉडी ब्लॉक बुलेट। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसा डरावना इंसान भी होगा। उसे और ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि आयान के शरीर पर जो सुनहरा कवच था, उसने उसके दिमाग में जोरदार झटका दे दिया। कई सालों बाद भी वो इस पल को कभी नहीं भूल पाएगा। इस समय आयान जैसे 9 आसमानों से कोई देवता उतर आया हो। उसने दुनिया को देखा और सारे नायकों को नीचे झुका हुआ देखा, जो हर दिशा से हार मान चुके थे और हजारों राजवंशों की तरफ से उसे पूजने के लिए तैयार थे। एक भगवान की तरह, ईश्वर, सबसे ऊंचा देवता। आयान को देखकर जो सुनहरे कवच में चमक रहा था, ये शब्द खुद ब खुद डरे हुए आदमी के मन में आ गए। उस जैसे लोग जो खून से सनी जिंदगी जीते हैं, कभी भगवान या बुद्ध पर यकीन नहीं करते। अगर इस दुनिया में सच में भगवान या राक्षस हैं, तो उसने जो पाप किए हैं वो अकेले ही उसे नरक की सबसे गहरी परत में भेजने के लिए काफी है, और वहां से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन इस समय आयान को देखकर, जो उसके सामने किसी देवता की तरह लग रहा था, उस घायल आदमी को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई और उसके दिल में सच में पूजा की भावना आ गई। उस तरह के रूह को झकझोर देने वाले एहसास ने उसे थरथराने पर मजबूर कर दिया। वो कांप रहा था और उसकी सारी हिम्मत खत्म हो गई थी, जैसे वो सिर्फ एक चींटी हो और आयान उसे अपनी छोटी उंगली से मसलकर खत्म कर सकता है। उस जख्मी चेहरे वाले आदमी की सारी ताकत लगभग खत्म हो गई थी। वो रहम की भीख मांगने के लिए मुंह खोल ही रहा था, लेकिन उसी पल आयान की नजरें, जो गोल्डन कवच की रोशनी में चमक रही थीं, सच में ऐसे लग रही थीं जैसे कोई देवता जमीन पर चल रहा हो। घुटने टेको। अचानक आयान की जीभ वसंत की गड़गड़ाहट में फट गई और उसकी आवाज स्कारफेस वाले आदमी के कानों में वज्र की तरह फट गई। एक स्वर्गीय ऊर्जा जिसने स्कारफेस वाले आदमी के शरीर को भारी रूप से घेर लिया। हालांकि उसने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आयान के शब्दों में एक जबरदस्त इच्छा शक्ति थी और उसे धमाका का पालन करना पड़ा। अगले ही पल जख्मी आदमी के घुटने सख्त और ठंडी जमीन पर पटक दिए। उसकी रीढ़ भी आगे की ओर झुक गई। उसका सिर किसी इनविजिबल बड़े हाथ से जमीन पर मजबूती से दबा हुआ लग रहा था। वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। ज्यादातर घबराहट के कारण जख्मी आदमी का चेहरा बिगड़ गया, जो एकदम भयानक लग रहा था। ऐसी चौंकाने वाली सिचुएशन उसने पहले कभी नहीं देखी या सुनी थी। दूसरी तरफ भले ही आयान शांत था, उसका दिल भी गोल्डन लाइट आर्मर की शक्ति से चौंक गया था। सच में बहुत शुरुआत में जब स्कारफेड मैन ने ब्राउनिंग पिस्तौल निकाली, तो आयान ने अंदर ही अंदर डर महसूस किया, लेकिन उसने सोचने के लिए अपना मन बदल लिया। वह अब एक नॉर्मल लड़का नहीं है, बल्कि एक सच्चा अमर साधक है। कमल पर कदम रखो और तलवार की हड्डियों को साफ करा और शाही हवा के साथ पवित्र आत्मा को आकार देने के लिए तरंगों को खींचो। अंडरग्राउंड रिंग में
उसके और वीरायण के बीच भयंकर युद्ध ने एक मशीनीकृत कंपनी के कवच के ताकत की तरह शक्ति झोंक दी। अगर स्कारफेड मैन को बजूका मिल जाता है तो आयान जरूर से अपना सिर घुमाता और भाग जाता, लेकिन अब एक छोटी पॉकेट पिस्तौल उसे धमकी दे सकती है। महान अमर आत्मा विदुर देव ने यहां तक कहा कि यह आधारभूत शक्ति गोल्डन लाइट आर्मर की जादुई शक्ति के साथ मिलकर यहां तक कि 9वीं रैंक के टॉप मार्शल आर्टिस्ट से एक पूरा वॉर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही कारण है कि आयान को इतना भरोसा था और यहां तक कि उसने खड़े होकर गोली पकड़ने की धमकी देने की हिम्मत भी की। ये सिर्फ इतना है कि आयान ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह गोल्डन लाइट आर्मर इतना स्पेशल होगा जिसमें खुद का स्वर्ग का देवता का असर होगा। अगर यह प्राचीन समय में होता तो आयान को जीवित बुद्ध के पुनर्जन्म देवता के रूप में माना जाता और यहां तक कि हजारों सालों तक उनकी छवि में एक मूर्ति के रूप में उकेरा जाता। हालांकि जैसा कि महान अमर आत्मा विदुरदेव ने कहा, इस गोल्डन लाइट गॉड आर्मर का इस्तेमाल करने की इच्छा सच में डेंटियन की अंदर की ताकत को खत्म कर रही है। ये अब सिर्फ आधे मिनट से भी कम चला। आयान को बस इतना महसूस हुआ कि उसकी ज्यादातर अंदरूनी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। हालांकि दाग धब्बे वाला आदमी उससे डर गया था और अब कोई खतरा नहीं था, तो उसने ये जादुई ताकत खत्म कर दी। अगले ही पल आयान के शरीर से सुनहरी रोशनी गायब हो गई और गली फिर से नॉर्मल हो गई। जख्मी आदमी को बस इतना महसूस हुआ कि उसके शरीर पर जो भारी दबाव था वो हल्का हो गया, जैसे कोई पहाड़ हट गया हो, और उसके शरीर पर फिर से उसका कंट्रोल वापस आ गया। इसके ठीक बाद उसने धीरे धीरे खुद को सीधा किया और कुछ मीटर दूर खड़े आयान को देखा। उसकी आंखों में घबराहट, डर और हैरानी थी, लेकिन उससे ज्यादा तो वो हैरान था। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने झट से अपना सिर आयान के सामने झुका दिया। उसका सिर जमीन से जोर से टकराया, इतना कि थोड़ी देर बाद वहां खून भी दिखने लगा, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की, बस दया की भीख मांगने लगा। बड़े साहब, ये एक छोटी सी गलती थी। मैं आपके मालिक से बहुत कुछ मांगता हूं, बस मुझे एक प्यादे जैसा रख लो। अगर आप मुझे मार दोगे तो बस अपने ही हाथ गंदे करोगे। कुछ पल तक वो अपनी नाक और आंखों से रोता रहा। अगर उत्तर प्रदेश की अंडरग्राउंड दुनिया का कोई गुंडा ये देख लेता तो उसे यकीन नहीं होता कि भाई स्कार, जो हमेशा अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता है, वो इतना डरपोक बन सकता है। ये तो हैरानी की हद पार कर देता। लेकिन इस समय आयान उस जख्मी आदमी के दिल में एक देवता जैसा था और वो अंदर से बिल्कुल टूट गया था। कोई भी विरोध की भावना नहीं बची थी। हाँ, क्या तुम अभी अभी बहुत अकड़ रहे थे, मेरे हाथ पांव तोड़ना चाहते थे और मुझे मेरे बच्चों और पोते पोतियों को मारना चाहते हो? मेरे स्वामी, 3 की तो बात ही छोड़ो, चाहे 30 या 300 ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। जख्मी आदमी ने सुना कि उसके पास अभी भी बचने का मौका है और बार बार कहा, सबसे पहले आज से ही तुम्हें अपना विचार बदलना होगा और एक नया आदमी बनना होगा। अगर मुझे पता चले कि तुम गाली देने और कोई बुराई करने की हिम्मत करोगे तो मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरा, तुम दोनों लोगों की सांस अभी भी जीवित है, तुम अंतिम स्पर्श के लिए जिम्मेदार हो। काम करो, उन दोनों को बाहर निकालो। यह बोलते हुए आयान फिर से रुका, अपने सामने घुटने टेक रहे दागदार चेहरे वाले आदमी को दयालुता से देखते हुए, और जारी रखा। तीसरा, विनय ने तुम्हें मेरे साथ कैसे निपटने के लिए कहा, अब तुम उसके साथ कैसे निपट सकते हो? दांत के लिए दांत, खून के लिए खून। आयान वह नहीं है जो शिकायतों का बदला सदाचार से चुकाता है। वह जिस पर विश्वास करता है वह है, लोग मेरा 1 फुट सम्मान करते हैं और मैं दूसरों का सम्मान करता हूं। लोग मुझे एक बाजरा मारते हैं और मैं 3 लड़ाइयां लेता हूं। अगर वह सिर्फ एक साधारण आदमी होता तो मुझे डर है कि उसके अंग और वंश अब टूट गए होते और वह एक बेकार आदमी बन गया होता और पर्दे के पीछे का मास्टर विनय इससे बच जाएगा और जो चाहे करेगा। लेकिन अब आयान अब वह लड़का नहीं रहा जिसे मनमर्जी से धमकाया जाता था। वह एक दिन आसमान से ऊपर उठेगा, 90,000 मील की उड़ान भरेगा। दूसरी तरफ जब उसने आयान की बातें सुनी तो जख्मी आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मेरे मालिक, चिंता मत करो,
मैं उस बच्चे को सत्ता में आने का वादा करता हूं। सच में, भले ही आयान ने आदेश न दिया हो, जख्मी आदमी अपना गुस्सा निकालने के लिए विनय को खोजने जा रहा था। उसके दिल में जिस कारण से वह प्रेजेंट भाग्य का शिकार हुआ और उसका दाहिना हाथ भी मारा गया, वह सब विनय की गलत जानकारी के कारण था। वह उसे आसानी से कैसे छोड़ सकता था? बाहर निकलो। इस समय आयान ने अपने दांतों के बीच 2 शब्द कहे और फिर पीछे देखे बिना अपने घर की ओर चल दिया। यह सुनकर दाग धब्बे वाला आदमी माफी मांगने जैसा था। जब तक कि आयान का फिगर उसकी नजरों से पूरी तरह से ओझल नहीं हो गया, उसने हिम्मत करके सीधा खड़ा हुआ, अपने माथे पर लगे खून को पोंछा और दोनों आदमियों को देखा जो बेहोश हो चुके थे, और फिर जानलेवा ऊर्जा के साथ गली की ओर चला गया। 5 मिनट बाद वह सड़क के किनारे कार के पास चला गया। जब विनय ने यह देखा तो वह तुरंत कार से बाहर निकला और सिचुएशन के बारे में पूछने ही वाली था, लेकिन उसने दाग धब्बे वाले आदमी की शर्मिंदा नजर देखी। उसका चेहरा अनायास ही बदल गया और बोला, हूं भाई निशान, क्या हो रहा है? तुम्हारे माथे पर इतना खून क्यों है? और तुम्हारे 2 आदमियों का क्या? चीजें कैसी चल रही हैं? बच्चे आयान को क्यों नहीं लाया गया? मैं उसे एक मरे हुए कुत्ते में पीटते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकता। विनय ने अभी बोलना खत्म नहीं किया था, लेकिन उसने जोरदार थप्पड़ से जवाब दिया। जख्मी चेहरे वाले उस आदमी के गुस्से के नीचे उसका सारा गुस्सा इस थप्पड़ में समा गया। विनय को सीधे खींचा गया और बाहर उड़ा दिया गया। उसके मुंह से एक दांत निकला, जिससे हवा में एक परवलय बना। अगले ही पल एक तेज दर्द हुआ। विनय ने अपना आधा चेहरा ढक लिया, डरे हुए आदमी को अकल्पनीय रूप से देखा और पागलों की तरह चिल्लाया, भाई स्कार, तुम पागल हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जी जी जी। इस समय दाग वाले चेहरे वाले आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान निकाली और उसके चेहरे पर निशान सेंटीपीड कीड़े की तरह थे, जो बेहद घिनौने लग रहे थे। विनय, तुम अभी भी मुझसे पूछने की हिम्मत रखते हो कि मैंने तुम्हें क्यों मारा? यह सब तुम्हारी वजह से है। मेरे 2 भाई अब खत्म हो चुके हैं। मुझे अब तुमसे यह हिसाब चुकाना है। ऐसा कहते हुए दाग वाले आदमी ने अपना पैर बाहर निकाला और विनय के अंगों और जोड़ों पर बिजली की तरह पैर रख दिया। टूटी हड्डियों की 4 आवाजें लगभग एक साथ सुनाई दी। आयान घर लौटने के बाद उसने थोड़ी देर नहाया और स्कूल जाने वाला था। हालांकि उसने प्रोफेशनली स्कारफेस मैन को विनय से निपटते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसका मानना था कि विनय स्कारफेस मैन की हथेली से बच नहीं सकता था। आयान के इस नजरिए में कुछ भी गलत नहीं लगा। दुश्मन के प्रति दया खुद के प्रति हानिकारक है। इसके अलावा विनय एक पागल लड़का है जो हर मोड़ पर हत्यारे लोगों को खरीदेगा। अगर आयान ने उसे आज जाने दिया तो वह फ्यूचर में और भी बुरा हो सकता है और अन्य निर्दोष लोगों को चोट पहुंचा सकता है। उसे अब भी खून की कीमत चुकाने के लिए कहना लोगों के लिए नुकसान को खत्म करने के रूप में माना जा सकता है। कुछ उतार चढ़ाव के बाद आयान आखिरकार स्कूल पहुंच गया, लेकिन इस बार जैसे ही वह स्कूल के गेट में घुसा, उसने देखा कि कई अपरिचित क्लासमेट थे जिन्होंने उसका गर्मजोश से वेलकम किया। नमस्ते आयान। आयाम आ रहा है। भाई आयान वाकई बहुत शांत है। वह सच में स्कूल चला गया। कुछ समय के लिए आयान ने एक भ्रम भी पैदा किया, जैसे कि वह कैंपस में एक आदमी है या यहाँ तक कि एक बड़ा स्टार है जिसने इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल की है। तुम्हें पता है, इससे पहले उत्तर प्रदेश मिडिल स्कूल में वह सबसे लो लेवल का स्टूडेंट था। भले ही उसने पहले एक पूर्ण स्कोर टेस्ट पेपर बनाया था और लखनऊ विश्वविद्यालय के चेयरमैन के बुलावे को मना कर दिया था, दूसरे क्लास के स्टूडेंट को अधिक से अधिक पता था कि आयान जैसा कोई लड़का है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह कैसा दिखता है। इस अजीब मनोदशा को ध्यान में रखते हुए जब आयान क्लास में चला गया तो उसने पूरी क्लास की आंखों को देखा। जो बात उसे और भी अविश्वसनीय बनाती थी वह यह थी कि एक लड़का एक कपड़ा पकड़े हुए था और उसके लिए मेज पोंछ रहा था। तुम्हें पता है, यह आदमी एक सेमेस्टर में एक बार भी अपनी मेज नहीं पोंछता है। आयान को आते हुए देखने के बाद उस लड़के का चेहरा एक चापलूसी भरी मुस्कान से भर गया और वह कहता रहा, भाई आयान, आप यहाँ हैं, प्लीज बैठ जाइए।
मैं आपके लिए नाश्ता, कस्टर्ड बन्स, हॉट डॉग, सैंडविच ब्रेड, पनीर टार्ट लाया हूँ। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मैं इसे आपके लिए फिर से खरीदूंगा। उस लड़के की अचानक मेहनत का सामना करते हुए आयान को केवल यह महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया था और असहज हो गया था। उसने पूछा, क्लासमेट, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने गलत दवा ले ली है? और आज मेरी आंखों में नजर? जरेनिया, यह अजीब है। भाई आयान, क्या तुम्हें नहीं पता? उसने आश्चर्य से पूछा। क्या जानते हो? आयान खाली दिख रहा था, न जाने क्यों। इस समय उस लड़के ने चुपके से आयान को कक्षा के कोने में खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, भाई आयान, कल रात जो हुआ वो पूरे स्कूल में फैल गया। मान लो कि तुम एक रहस्यमय और कम जरूरी अमीर घराने की दूसरी पीढ़ी के हो, जिसकी कीमत अरबों में है। यहाँ तक कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की रिया भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और बड़ी स्टार अनवी रॉय तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। विनय जैसे स्कूल स्टार तो तुम्हें अपने जूते तक नहीं देते। अगर बात यही होती तो भी लोग शायद यकीन नहीं करते, लेकिन ये खबर उन सभी अमीर और ताकतवर लड़कों और बड़ी लड़कियों तक पहुंच गई है, और वो अकेले नहीं है। लगभग हर कोई ये बात फैला रहा है। ऐसे में कोई कैसे यकीन नहीं करेगा? उसकी बात सुनकर आयान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि जब वह अपनी सीट पर लौटा तो उसने महसूस किया कि उसकी मेज में बहुत सारे स्नैक्स और खूबसूरती से पैक किए गए कार्ड थे। हर कार्ड पर पूरी तरह से अलग अलग लिखावटें थीं। कुछ सुंदर थीं, कुछ बड़े करीने से और कुछ ढकी हुई थीं। प्यार साफ तौर से एक लड़के से नहीं है। इन कार्डों को देखकर आयान ने मन ही मन पूछा, क्लासमेट, ये कार्ड और स्नैक्स क्या हैं? हे। ये सुनकर वह लड़का अचानक मुस्कुराया और आयान को आंख मारी। भाई आयान, आपके आने से पहले दूसरी क्लास की दर्जनों लड़कियां दौड़कर आईं, आपकी सीट के बारे में पूछा और फिर चुपके से उन्हें अंदर ठूंस दिया। वे सभी आपके लिए प्रेम पत्र थे। यहाँ तक कि क्लास का सबसे सुंदर लड़का अमन, जो हमेशा अगली कक्षा में ठंडा रहता था, यहाँ आया था। अब जब तक आप अपनी उंगली पकड़ते हैं, भाई आयान, मुझे डर है कि अमन उससे गले लगा लेगा। यह सुनकर आयान थोड़ा शॉक्ड रह गया। कल रात क्लब हाउस में जो कुछ भी हुआ उसके कारण स्कूल में उसकी सिचुएशन काफी बदल गई है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह तो बस शुरुआत थी। जब मैं दोपहर को खाने के लिए कैफेटेरिया गया तो वहां कुछ खूबसूरत लड़कियां थीं जो एक बड़े घेरे में घूम रही थीं और उसके करीब आ गईं। उन्होंने दिखावा किया कि उन्होंने बहुत ज्यादा मीट के डिश मंगवाए हैं और समय समय पर वे आयान के लंच बॉक्स में तले हुए चिकन के पैर और बड़ी पसलियां भेजते थे। दोपहर की शारीरिक शिक्षा कक्षा में आयान ने बास्केटबॉल खेलना समाप्त कर लिया था और कोर्ट में वापस आ गया था। 7 या 8 लड़कियां उसे वह ड्रिंक देने के लिए दौड़ी आ रही थीं जो उसने अभी अभी खरीदी थी, और उसी क्लास की लड़कियां उसे घेर लेती थीं और क्लास से बाहर निकलने पर मैथ की प्रॉब्लम के कारणों के बारे में पूछती थीं। हालांकि आयान, जिसने इस तरह के सम्मानजनक व्यवहार का आनंद लिया था, उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए 3 महीने से भी कम समय बचा था। वह अपना अंतिम मिडिल स्कूल करियर शांति से बिताना चाहता था, लेकिन लो प्रोफाइल रहना बहुत मुश्किल लगता है। भले ही सभी जानते हैं कि आयान की असली गर्लफ्रेंड रिया है, जो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है, फिर भी कई कठोर योद्धा हैं जो इस सुनहरे कछुए दामाद को पकड़ना चाहते हैं। आखिरकार आयान, जिसकी कुल प्रॉपर्टी अरबों में है, बस एक सुनहरा पहाड़ है जो कई लोगों की नजर में हिल सकता है। अंत में आयान एक चोर की तरह था, हर जगह इन बेहद खुश लड़कियों से बचता हुआ। दिन के अंत में वह बिल्कुल भी नहीं रुका और जल्दी में स्कूल से बाहर भाग गया। फिर उसने नंदिनी को फोन किया और पूछा कि वह क्लब के सामान्य कामकाज को बिना प्रभावित किए कितनी नकदी ट्रांसफर कर सकती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी ने उसे बताया कि 5 मिलियन से ज्यादा ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो आयान ने उसे कहा कि वह क्लब की बही से उसके कार्ड में 5 कठोर ट्रांसफर कर दे। इस धनराशि के साथ आयान जरूर से इसे बर्बाद नहीं करने जा रहा था, लेकिन जादुई कलाकृतियों को अच्छा करने के लिए सामग्री खरीदने जा रहा था। शक्ति को अच्छा करने के चौथे चरण तक पहुंचने के बाद आयान न केवल जादुई शक्ति मंत्र का अभ्यास करने में सक्षम था, बल्कि जादुई हथियारों को अच्छा करने की पूंजी भी रखता था। महान अमर आत्मा विदुर देव ने एक बार पहले कहा था
कि 10 प्राचीन दिव्य तलवारों में से एक 7 स्टार ड्रैगन एबिस रहस्यमय संरचनाओं के साथ उकेरी गई थी। लेकिन क्योंकि उम्र बहुत पुरानी थी और ऊर्जा पूरक की कमी थी, इसे छिपा दिया गया था। और अब आयान 7 सितारा ड्रैगन एबिस तलवार को फिर से सुधारने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ खजाने खोजने की कोशिश कर रहा है। इसे एक जादुई हथियार बनाना जो उसके लिए पूरी तरह से अच्छा है। यहाँ तक कि जब वह विरायण के खिलाफ लड़ रहा था तब भी उससे भी ज्यादा तेज और स्पेशल था। और महान अमर आत्मा विदुरदेव के मुंह में स्वर्ग और धरती के वो खजाने, जैसे कि हीरे जैसी गोंद, ड्यूटियन के 5 तत्वों वाला पवित्र रक्षक, शिलियन की ध्यान वाली सीट है। आयान सच में अदृश्य और अनसुना है। हताशा में वह केवल 5 करोड़ नकद ले जा सका और अपनी किस्मत आजमाने के लिए लखनऊ में फेमस प्राचीन सड़क पर चला गया। उत्तर प्रदेश के पुरानी धरोहर के रूप में जानी जाने वाली इस प्राचीन सड़क का इतिहास 1 सदी पुराना है। भले ही यह सप्ताहांत न हो, फिर भी प्राचीन सड़क पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन उनमें से ज्यादातर बूढ़े मध्यम आयु के लोग होते हैं और आयान जैसे यंग चेहरे, सच में वह बहुत कठिन है। अशांत नीले पत्थर की सड़क पर घूमते हुए सिर के ऊपर लाल कंगनी और पुरानी टाइलें हैं और हर दुकान के सामने पत्थर के शेर हैं। एक पल के लिए आयान को समय और जगह के माध्यम से यात्रा करने का भ्रम हुआ। हजारों सालों का लंबा इतिहास उसकी आंखों के सामने पक्की सड़क बन गया, मानो एक दुनिया दूर हो। शुरुआती सालों में यहां रातों रात होने वाले कामों की भरमार थी। दर्जनों रुपयों में खरीदा गया घिसा पिटा चीनी मिट्टी का कटोरा दक्षिणी राज्य के राजवंश में निर्मित एक आधिकारिक भट्ठा हो सकता है, जिसकी कीमत लाखों में है। किसी दुकान में टेबल के पैरों को कुशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एल्बम कही का प्रामाणिक टुकड़ा हो सकता है, जिसे उत्तर प्रदेश के केंद्र में एक सूट के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। सड़क के स्टालों पर बेतरतीब ढंग से रखी गई मिट्टी के बर्तनों की मूर्तियों की कीमती होने की ज्यादा संभावना है, जो म्यूजियम का खजाना बन सकती हैं। लेकिन अब ज्यादातर मूल कार्य और प्राचीन वस्तुएं जानकार कलेक्टर्स द्वारा इकट्ठा की गई हैं। इसलिए एंटीक स्ट्रीट में बेची जाने वाली सजावट लगभग सभी नकली हैं और वे किसी भी पैसे के लायक नहीं हैं। आयान एंटीक स्ट्रीट में घूमता रहा, इधर उधर घूमता रहा और फूलों को देखता रहा, लेकिन फिर भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। उसे कोई भी स्वर्गीय सामग्री नहीं मिली जिसका उपयोग जादुई कलाकृतियों को और बढ़ने और अच्छा करने के लिए किया जा सके। जब वह एक कीमती पत्थर की दुकान के दरवाजे पर चला गया तो महान अमर आत्मा विदुरदेव की आवाज अचानक सुनाई दी, आयान, अंदर जाओ और एक नजर डालो। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।